हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान पेशकदमी उनकी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही खित्ते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के भी खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से यूं जल्दबाजी में इनखिला या एब्रप्ट विड्रावल जिसे कहते हैं, उन्होंने अफगान तालिबान को इतनी शह दे दी है कि वो एक एक करके अफगान डिस्ट्रिक्ट्स पर काबिज होते जा रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान और दीगर जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं उनके साथ सरहदों पर चेक पोस्टों पर भी अफगान तालिबान के कब्जे की खबरें मुसलसल आ रही हैं और अफगान फोर्सेस भी बढ़ते हुए तालिबान के कदमों के आगे बेबसी जाहिर करते हुए हथियार डाल रही हैं। अब सिर्फ यही नहीं, मुमकिन जंगी सूरत हाल के खतरे के पेश नज़र अफगान अशराफिया ने भी गैर ममालिक का रुख शुरू कर दिया है और रेफ्यूजीज़ की भी बात की जा रही है कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान आ सकते हैं। और इसी दौरान अफगान इंटीरियर मिनिस्टर का बड़ा एक अहम बयान सामने आया है, जिनके मुताबिक फ़िलहाल तो वो अपना दिफा कर रहे हैं, दिफाई उनकी हिकमत अमली है, लेकिन वो बड़े जल्द जारहाना पोजीशन में आ जाएंगे। अब अफगान वज़ीर दाखिला का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगान तालिबान ने हाल ही में कंदहार के एक अहम तरीन ज़िले पर हुकूमती फोर्सेस के साथ शदीद लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया है, जिसके बाद बड़ी तादाद में वहाँ से लोगों ने नकल मकानी की है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अमरीका शायद जानबूझकर अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहता है जिससे कि खित्ता गैर मुस्तहकम रहे और चीन और पाकिस्तान को विड्रॉल के बाद मसाइल का सामना करना पड़े। ख़ास तौर पर अमरीका माजी में सी पैक मनसूबे पर भी जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता रहा है, इन खदशात को मौजूदा सूरत हाल में देखें तो ये कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि अमेरिका का अचानक इनखिला का जो फैसला है और वो इतने अहम मरहले में अपने फ्रंट लाइन इत्तेहादी पाकिस्तान को एतमाद में ना लेना सवालात उठा रहा है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के इंडिया के साथ इस्तेवार होते ताल्लुकात की खबरें आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं और इसी दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी ने फिर से अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के साथ गुज़श्ता दिनों लाहौर में होने वाला ब्लास्ट भी, जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर बताया कि इसके पीछे भारत था। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ताल्लुक है। आज नाज़रीन गवादर में सी पैक मनसूबे के अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए इमरान खान ने अफगानिस्तान में हालात ख़राब होने के खदशात का इज़हार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी अहम बात की कि वो तालिबान समेत खित्ते के तमाम फरीक़ैन से अब इंगेज करेंगे ताकि अदम इस्तेहकाम से बचा जाए और बातचीत से मसाइल हल किए जाएँ। साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान में सरगर्म जो अस्करियत पसंद है उनसे भी बात करने का इंदिया दे दिया। सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो और सारी हमारी कोशिशें, हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि हम सब जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो और एक लंबी सिविल वॉर ना हो। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह और तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहां, बजाय ये कि वहां ये सिविल वॉर चलती रहे। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का, हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। ये नाज़रीन इमरान खान की इंतहाई ये पाकिस्तान में उसे सियासी डेवलपमेंट कहा जा सकता है, बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और ये अच्छी बात है, अच्छा आगाज़ है अगर पाकिस्तानी क़यादत ने फैसला किया है कि वो बलोच जो नाराज़ हैं, जो कि लड़ रहे हैं, उनसे इंगेज किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लाजमी है उसको हाईलाइट करना कि 2014-15 में भी ऐसी ही कोशिश एक हाई लेवल पर की गई थी, काफ़ी मुज़ाकरात वगैरह आगे भी चले गए थे, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स ने आके, और स्पॉयलर्स से मेरी मुराद वो लोग जो कि खुद इस वक्त मेन स्ट्रीम में और नहीं चाहते
कि वो बलोच लोग जो हैं, जो नाराज़ हैं, वो मेन स्ट्रीमिंग उनकी हो जिसकी वजह से इनका शेयर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी पाकिस्तानी क़यादत को। अब इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज गवादर में बड़ी अहम बात की कि वो बलोच जो नाराज़ हैं, लड़ रहे हैं, उनसे बात करने का वो सोच रहे हैं। हुकूमत ये सोच रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पुलों के नीचे से पानी बह चुका है, शायद वो इंगेज करने के लिए इस वक्त रजामंद भी ना हो? आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट? देखिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो नहीं सुना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चंद लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उसमें शायद दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो वो है जो पाकिस्तान को नहीं मानते, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनके कोई ग्रीवेंसेस हैं, जिनको कोई वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उनको रियासत से कुछ शिकायतें हैं। तो मेरा ख्याल है जिनको रियासत से शिकायतें हैं उनसे बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है उस पर राजी नहीं है, तो फिर उनसे क्या बात की? अच्छा, सिर्फ ने खुद भी कैटेगराइज कर दिया है वो लोग जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हुकूमत से लड़ रहे हैं, क्या उनसे मुज़ाकरात के लिए ऐसी कमेटी बने जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी हो? क्योंकि शायद वो आपसे बात ना करना चाहें, पीपल्स पार्टी से ना करना चाहें। पहला कदम तो बढ़ाया जाए ना। जब पहला कदम बढ़ाएगा, बैठने की बातचीत शुरू होगी, वो देखेंगे कौन लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप है कि अच्छा जी अगर बात करनी है तो किस तरह करनी है। लेकिन ऑब्वियसली बात तो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो बात तो वहाँ से होगी। उसके बाद अगर एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें जरा प्री मैच्योर हैं। मेरा ख्याल अभी तो पहला कदम भी नहीं हुआ। वो पहला कदम तो एक लिहाज से पीएम ने जो ऑफर की है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा शफकत साहब, खित्ते से जुड़ा एक दूसरा सवाल, नेशनल सिक्योरिटी की बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई, आप भी मौजूद थे, सारी सियासी लीडरशिप मौजूद थी। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को वाकई ओपोजिशन ने मना किया, उनके कहने पर वो नहीं आए? देखें, दो मोतबर शख्सियात जो गवर्नमेंट में हैं वो इसको कह रही हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली ने ये कहा। स्पीकर नेशनल असेंबली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कलीदी ओहदा है, और जब उन्होंने बात की तो कोई रीज़न नहीं है कि उनकी बात को ना माना जाए। और फिर उस बात को जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिपीट किया। तो मैं समझता हूँ कि जब ये दो, और ख़ास तौर पे स्पीकर साहब, क्योंकि पहले उनको इंफॉर्मेशन आई, तो वो इस किस्म की अगर बात करते हैं कि उनको ये कहा गया, तो 100% मुझे यकीन है कि वो सही कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने आज अफगान तालिबान से को भी दोबारा इंगेज करने की बात की, और वो अफगान तालिबान अभी तो ये क्लियर हो गया है, इंडिया से भी वो इंगेज कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान का एक तासुर ये है कि इतना असर पाकिस्तान का अब उन पर नहीं रह गया। आपने ब्रीफिंग अटेंड की, आपका टेक अवे क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त अगर उनको इंगेज किया जाए तो वो जो पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान में, इंट्रा अफगान डायलॉग, उसके लिए वो मान जाएंगे? देखिए, एंगेज करना, बात मानना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एंगेजमेंट तो है, कुछ चीज़ों में बात मान भी लेते हैं, डायलॉग में शुरू करने में और दोहा प्रोसेस को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का बड़ा रोल था। लेकिन देखें, बात यह है कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि वो हर बात हमारी जो है वो मानते हैं। कुछ बातें मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और इस लिहाज से जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी इस चीज़ की अक्कासी करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आइदर और ये सिचुएशन नहीं है, और ना ही इसको आइदर और के तौर पे देखना चाहिए कि या ये है या ये है। वो कोई भी जो तहरीक है, जो एक इंडिपेंडेंट तहरीक है, वो डिपेंड करेगी किस चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किस चीज़ पे नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको ये बड़ा एक लिहाज से आप जिसे अंग्रेजी में लफ्ज़ है नुआंस्ड है, यानी कि ये इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको देख के एनालिसिस करना। चलें, शफकत महमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे जो एग्ज़ाम कैंसिल होने के मुतालबात हैं उस पर भी बात करेंगे, और ख़ुसूसन जो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टक हैं, चाइना में वो स्टडी कर रहे हैं, 18 महीनों से वो वहाँ जा नहीं पाए, उस पर तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, एजुकेशन की बात करते हैं। कभी आपको बच्चे ट्विटर पर वज़ीर आज़म बना देते हैं, कभी उनकी मोहब्बत में कमी आ जाती है, कुछ और ट्रेंड वो चला देते हैं। एक तो बोर्ड के इम्तिहानात कैंसिल करने का मुतालबा है, दूसरा जो चीन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मसला है, 18 माह से वो वापस नहीं जा सके। अब तो सबकी वैक्सीनेशन भी हो गई है और चीन बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स को इजाज़त भी दे रहा है। ये अहम मामला चीनी हुकूमत के साथ क्यों नहीं उठाते आप? अगर उठाया तो ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, पहले तो मैं जो आपने पहले बात की वो उस पर ज़रा मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि इम्तिहानात तो होंगे और इम्तिहानात के आज कराची में, सिंध में इम्तिहान शुरू हो गए हैं और जुमे से गालिबन पंजाब में भी और फेडरल एरिया में भी इम्तिहानात होंगे। तो मैं तो बच्चों को जो सबको यही समझाऊंगा कि ये ट्रेंड बनाना और इस पर ट्विटर पे वक्त ज़ाया करने के बजाय अगर वक्त अभी भी है कि पढ़ाई जो है उस पर तवज्जो दें और इम्तिहान दें। और अब तो बिल्कुल मामला सर पे आ गया है। दूसरी बात जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स की आपने की, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना में पढ़ते थे, तो मैंने तो चाइनीज़ जो एम्बेसडर थे उनसे बात भी की थी। ठीक, देखें, बात यह है कि हर मुल्क का एक अपना तरीका है इस बीमारी का मुकाबला करने का, और चाइना का तरीका मुनफरिद भी आप कह सकते हैं, सख्त भी कह सकते हैं। तो उन्होंने तो पाबंदी लगाई और उन्होंने बहुत से देर कंप्लीट लॉकडाउन्स भी रखे और उन्होंने सारा मुल्क एक लिहाज से साकित और जामिद हो गया। उसी में उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बाहर से जो बच्चे आए हुए हैं वो नहीं आएंगे। तो ये एक उनका डिसीजन है रिगार्डिंग कोविड, और मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं। चाइना के ऊपर काफ़ी बेहतरी हो गई है, तो मुझे लगता है कि जल्दी रिजॉल्व हो। अच्छा शफकत साहब, मैंने कुछ स्टूडेंट से आज बात की और उनसे वादा, उनके कुछ सवालात थे वो आपके सामने रखूंगा। एक तो चीन को पाकिस्तान के वो कह रहे हैं करीबी दोस्त है, उसका हक अदा करना चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस आने की इजाज़त देकर। दूसरा, कोरिया के तलबा को उन्होंने स्टूडेंट्स को इजाज़त दे दी है, तो हमें क्यों नहीं दे रही? और इन मामलात पर आप एक दफ़ा फिर चीनी हुकूमत से, चीनी सफ़ीर से इस्लामाबाद में एंगेज क्यों नहीं कर लेते? देखिए, हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि चाइना बहुत केयरफुली चल रहा है, उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और जो पेंडेमिक अगर फैलता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। तो हम तो अपने स्टूडेंट्स का केस प्लीड करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनका एक अपना तरीका है इन मामलात को तय करने का, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक, चलें। शफकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि वो चीनी सफ़ीर से एक दफ़ा फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन एक एडवाइस भी उन्होंने स्टूडेंट्स को दी है कि ट्विटर पर टाइम गुजारने और ट्रेंड बनाने से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बोर्ड के इम्तिहानात जो हैं वो किसी सूरत कैंसिल नहीं होंगे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद फेक अकाउंट केस की बात करेंगे, जरदारी साहब के एक अपार्टमेंट की बात करेंगे, मैनहट्टन की पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। उनके बकौल ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर बनता है, जबकि असल मुकदमा 5000 अरब के लगभग है। फवाद चौधरी ने अपने इस बयान से ये तासुर देने की कोशिश की कि इस मामले में साबिक सदर खुद ही जो है वो नैब से प्ली बार्गेन करके ये जमा करवा रहे हैं रकम। क्या वाकई ऐसा है? ये मालूम करने के लिए हमने इस केस से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी की और नैब ज़राए से इस केस में अब तक की गई रिकवरी का जायजा लिया। इस रिकवरी में कहीं भी आसिफ अली जरदारी की जानिब से जमा कराई गई रकम का जिक्र नहीं। नैब ने अपनी दस्तावेजात में सिर्फ ये जिक्र किया कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में रिकवरी हुई और उस रकम की तादाद 23 से 33 अरब तक जा पहुंची। आपको याद दिलाते चले कि जाली अकाउंट्स केस में टोटल 14 से 5 रेफरेंसेस जो हैं वो साबिक सदर के खिलाफ हैं, जबकि उनके खिलाफ 4 इंक्वायरियां भी चल रही हैं। नैब रावलपिंडी की दस्तावेजात के मुताबिक जो नकद रकूम की वापसी है या सरकारी ज़मीन की रिकवरी की मद में 31 अरब रुपए अब तक जो है रिकवर हो चुके हैं।
हैं। प्लाट सरेंडर करने और रजाकाराना रकूम की वापसी की सूरत में अब तक 1 अरब से ज़्यादा रिकवरी हुई है और इस स्कैंडल में अब तक 20 मुलजिमान ने प्ली बार्गेन की, 25 वादा माफ गवाह बने, 70 वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, 57 गिरफ्तारियां हुई। कुल केसेस की तादाद भी 45 हो चुकी है। अब आसिफ अली जरदारी के अलावा इसी केस में शर्जील मेमन, कायम अली शाह के खिलाफ 2 इंक्वायरियां चल रही हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ एक रेफरेंस में वो मुलजिम नामजद हो चुके हैं। दूसरी जानिब आज मुराद अली शाह के खिलाफ नूर आबादी पावर प्लांट रेफरेंस में शरीक मुलजिम जो है सिंध के साबिक सेक्रेटरी तवानाई आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद कर दी गई हैं। जबकि अहम बात यह है कि आज ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नायब ने एक और इंक्वायरी खोलते हुए न्यूयॉर्क मैनहट्टन में जायदाद के हवाले से उनसे जवाब तलबी की है। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया मरी साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन है, पहले तो फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट आई कि 33 बिलियन रुपए जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स में रिकवरी हुई है, उस पर आपका रिएक्शन भी आया, लेकिन अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? ये क्यों हमें लग रहा है मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंसेज हैं, बाकी आपके लोगों के खिलाफ हैं, जरदारी साहब ये मैनहट्टन वाला अपार्टमेंट की आज बात हो रही है, वजह इसकी क्या है? स्टेटमेंट के अंदर या उनकी जो ट्वीट थी वो मैंने भी पढ़ी, जिस पर कि मैंने अपना रद्द अमल दिया। रिकॉर्ड की बात की जाए तो 1 रुपए की करप्शन आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर साबित नहीं हुई और ना ही जब कोई चीज साबित होती है तो वो रिकवर हो सकती है। लिहाजा अगर फवाद चौधरी साहब को ट्वीट करने का शौक है तो ट्वीट भी जिम्मेदारी से की जाती है या स्टेटमेंट भी दी जाए तो जिम्मेदारी के साथ दी जाती है। और जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि अगर वो जिन पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि वो जरदारी साहब के किसी अकाउंट से रिकवर है तो उसका सबूत दे दे। मैंने तो उनसे सबूत मांगा है, क्योंकि ये सारा जो ड्रामा है जिसको मुंसलिक किया जाता है जरदारी साहब के साथ फेक अकाउंट का, वो फ्लॉप हो चुका है। आज तक कोई सबूत नहीं आया, बल्कि 11 बरस की जेल सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने काटी है। उनको मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ इश्यूज हैं, बावजूद इसके वो अदालतों में हाजिर होने से गुरेज नहीं करते, जाते हैं अपनी इस हेल्थ कंडीशन के अंदर भी। और यही फवाद चौधरी हैं जो कहा करते थे कि ये सारे झूठे केसेस हैं और कोई चीज साबित नहीं हुई है, और अगर कोई चीज साबित नहीं हुई है तो फिर सबको जो है वो गो टू हेल, उनका एक लफ्ज है बड़ा फेमस, एक जुमला है, उन्होंने कहा दे शुड गो टू हेल अगर कुछ साबित। अच्छा शाहज़ाद भाई साहब, फेक अकाउंट्स केस में अब तक देखिए 12 मुलजिमान ने प्ली बार्गेन की, 25 वादा माफ गवाह बने, इसके केसेस की तादाद 45 हो चुकी है और उसमें 33 अरब की रिकवरी भी हो चुकी है। नैब का ये कहना है कि इसमें जितनी भी रिकवरी हुई है वो मतलब बाकी जो स्पेशली पीटीआई कह रही है वो जरदारी साहब के फ्रंट मैन थे, तो सीधा सीधा स्पेशली मलिक रियाज साहब की भी वो बात कर रहे हैं और मजीद फैमिली की भी बात कर रहे हैं कि जी वो जरदारी साहब के लिए काम कर रहे थे, तो उनसे रिकवरी होने का मतलब ये है कि ये रिकवरी जरदारी साहब से ही हुई है। तो मैं समझती हूँ कि जो ज्यादतियां जरदारी साहब के साथ इल्जामात के हवाले से हुई हैं वो आज तक कंटिन्यू हो रही हैं। वो आज तक किसी को थ्रेट लगते होंगे, क्योंकि कहते तो है ना एक जरदारी सब पर भारी, तो जरदारी साहब शायद इतना बड़ा थ्रेट है कि वो बार बार एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाते हैं, साबित कुछ नहीं कर सकते। और जरदारी साहब जो खुद अदालतों में पेश हो रहे हैं वो तो कह रहे हैं ना कि अगर कोई चीज है तो आप साबित करें। वो ना भाग रहे हैं, ना भागे हैं, ना उनका कोई इरादा है। तो जो शख्स आपके सामने है, जो आपके बुलाने पे इदारों के बुलाने पे जाता रहा है और जाएगा, उसके साथ अगर मजीद आप इस तरह की ज्यादती करेंगे तो फिर आप एक्सपोज होंगे, क्योंकि सिर्फ हुकूमत का बुग़्ज़ एक्सपोज हो रहा है, सिर्फ जरदारी साहब से दुश्मनी एक्सपोज हो रही है, उसमें कोई सबूत या एविडेंस जिसे मैंने पहले कहा वो तो नहीं। अच्छा, नैब ने आप ये भी कहा है कि जी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जरदारी साहब का अपार्टमेंट जो है उन्होंने अपने एसेट्स में भी डिक्लेयर नहीं किया और उसके लिए जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो पैसे लीगली तौर पर पाकिस्तान से नहीं गए। कोई प्रॉपर्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके हवाले से पहले भी ये इशू आया था और मेरे ख्याल है इस पर भी मामला जो है वो चल रहे हैं। लेकिन आप जो हैरत की बात है वो ये है कि इस वक्त तो ये पीटीआई ने केस जो है वो पुश किया है, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि हुकूमत नैब को अपना टूल बनाकर अपने सियासी मुखालिफिन पर वार कर रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो इस वक्त तरीका है वो नैब है, वो हथियार है। एफआईए को भी इस्तेमाल किया जाता है, अब तो कुछ एंकर्स को भी बुला लिया गया है एफआईए की जानिब से, वो भी एक हैरासमेंट का टूल बन रहा है। लेकिन नैब तो बिलखुसूस पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ
ना सिर्फ मैं कह रही हूँ, मेरे पास दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पड़े हैं जहां पर उन्होंने नैब के रोल को बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो पैरागॉन केस की पूरी जजमेंट है उसके अंदर नैब का रोल और बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। तो आपको इस तरह के कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बल्कि मिल जाएंगे जहां नैब के शेडी रोल को और उस रोल को जो इस हुकूमत का विक्टिमाइजेशन टूल है उसके हवाले से बड़ा क्लियर उन जजमेंट्स में है। तो मैं सिर्फ नहीं कह रही, पाकिस्तान के अंदर 1 दर्जन लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ नैब की हैरासमेंट की वजह से, क्योंकि नैब ना सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है बल्कि लोगों के ह्यूमन राइट्स भी वायलेट। अच्छा, बिलावल भुट्टो के अमरीकी दौरे के हवाले से हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि जी कोर्ट एंड कोर्ट के अमरीका बहादुर वो गए हैं और वहाँ से अपनी हुकूमत के लिए जो है आइंदा बनाने के लिए कुछ उन पर सर पे हाथ फेरा जाएगा। क्या वहाँ पर उनकी मसरूफियात क्या होंगी? क्या निजी दौरा है? उनका एक पर्सनल दौरा है जिसके अंदर मुख्तलिफ उनकी मीटिंग स्केड्यूल हैं। और आप खुद एक जर्नलिस्ट से अब तो सीनियर हो गए हैं और आपको भी इस बात का इदराक होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर मीटिंग्स होती हैं तो वो बहुत पहले जो है वो स्केड्यूल की जाती हैं और बाकायदा टाइम टेबल फॉलो होता है। तो वो अपने उस प्रोग्राम के मुताबिक जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट की नींदें हराम हो चुकी हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बिलावल साहब के बारे में बातें की जा रही हैं। और अमेरिका बहादुर का जो आपने जिक्र किया, ये तो बहुत ही मैं समझती हूँ अफसोस की बात है कि जो परसेप्शन दिया जा रहा है कि जी कोई यहाँ से सीवी लेके जाएगा और अमेरिका जो है फिर उसको हुकूमत दे देगा। तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट से नहीं बल्कि अमेरिका की किसी ब्लेसिंग से पाकिस्तान में हुक्मरान हुकूमत में आते हैं। तो फिर इनकी इस वक्त की हुकूमत को मैं क्या समझूं, क्योंकि मैं इस तरह के बेबुनियाद और फजूल बयानात को ना सिर्फ रद्द करती हूँ बल्कि इनकी मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक जमहूरी कारकुन की हैसियत में मेरा पूरा ईमान पाकिस्तान की अवाम पर है। हाँ, हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर मुदाखलत हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का वोट जहां डाला जाए वहीं निकले और पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी हुकूमत, अवामी हुकूमत का कयाम हो। इसके लिए किसी को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो इम्पोर्टेड स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई के, वो शायद अमेरिका से सीरीज लेकर यहाँ आए हों, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक, चलें शारजा मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे नून लीग में बढ़ती हुई खलीज के बारे में तफसीली और दिलचस्प गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के अंदर अब पार्टी सियासत के साथ साथ अहम मुल्की जो मामलात हैं उस पर 2 मुख्तलिफ आरा खुलकर सामने आने लगी हैं। गुज़श्ता हफ्ते की बात है कि कौमी सलामती की अहम मीटिंग हुई। इस हवाले से उसी रोज़ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ब्रीफिंग जो है वो इत्मीनान बख्श रही और अच्छी रही। ब्रीफिंग बहुत अच्छी। आपने ना देने का जो ऐलान है वो कैसा है? तो आपको पता ही है, पहले बात। लेकिन इसी हवाले से नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब से एक प्रोग्राम में जब पूछा गया कि जी इजलास में ब्रीफिंग से क्या आपकी तसल्ली हुई, तो वो ये कहने लगे कि कैसे तसल्ली हो सकती है। कौमी सलामती कमेटी के उसी इजलास में उसी रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक नहीं हुए थे, जिसके हवाले से हुकूमत ने पहले ये मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म का ना आना पहले से तयशुदा था। लेकिन उसके बाद फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से यह कहा गया कि ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को यह पैगाम दिया था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कमेटी के इजलास में शरीक हुए तो ओपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान को इस सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने वसी तर कौमी मफाद में इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। लेकिन हुकूमत के इस मौक़िफ़ को नून लीग ने रद्द करते हुए फवाद चौधरी को प्रोपेगेंडा मशीन और यह यहाँ तक कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। वज़ीर-ए-आज़म को हम ही हुक्म देते हैं तुम क्या काम करो या ना करो। हमारे हुक्म पे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चलता है। फवाद चौधरी को ये पता नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इस कमेटी का मेंबर ही नहीं है।
फवाद चौधरी साहब ने वहां उनकी कुर्सी खाली नहीं देखी। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है? लेकिन गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने स्वात में PDM के जलसे से खिताब में दावा किया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इमरान खान को ना बुलाया गया और ना उनसे पूछा गया कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। आपने देखा कि कौमी सलामती के इजलास में उनकी अहमियत, वज़ीर आज़म होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया, और इस तरह पता चला कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। और नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि नून लीग का इस वक्त इस पर स्टांस क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ साहब के कहने पर उन्हें नहीं मना कर दिया गया कि आप ना आएँ वरना ये सारे वॉकआउट कर जाएंगे, या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नहीं आए? क्योंकि दो मुख्तलिफ आए। कल मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा कि जी देखें, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली थी, मतलब कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उन्हें बुलाया नहीं गया। वो कह रहे हैं बुलाया नहीं गया और आप कुछ और कह रहे हैं। ये मामला क्या है सर? नहीं शाहज़ेब, मैं एक गुजारिश कर दूं। पहले तो ये है कि उसका 3 साल का रिकॉर्ड देख लें कि कितने वो संजीदा हैं कौमी इश्यूज़ पर बात करने के लिए उन मीटिंग्स में आने के हवाले से, वो कश्मीर इशू पे हो या कोविड के हवाले से जो मीटिंग बुलाई गई। अब उसके बाद कितने अनाप्रस्त हैं वो भी आपके इल्म में है। अब जहाँ तक आपने जो क्लिप सुनवाया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उस पर मैं आ जाऊँ। मैं ये समझता हूँ कि वाक़तन वो एक गैर संजीदा तो थे ही, मगर एक गैर ज़रूरी चीज़ बन गए हैं अपने अमाल की वजह से, अपनी काम की वजह से और अपनी संजीदा गैर संजीदा होने की वजह से। मैं जो कहूँगा कि आप जो सवाल आपने किया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो क्या कह रहे हैं और एक मेंबर जो तनवीर साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि देखें, जो इमरान खान साहब हैं वो अपने अमल की वजह से हर मामले को न सिर्फ गैर संजीदा बना देते हैं, बेअमल बना देते हैं, बल्कि हर इशू पर, कौमी इशू पर अपनी नालायकी और नाअहली का मुजाहरा करते हैं, जिससे पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो मियां साहब, क्या मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट ये नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ना बुलाया जाए? यार मुझे ये बताएं कि कभी माजी करीब में या इस दौरे हुकूमत में इस तरह की कोई मिसाल मिल सकती है आपको? मतलब ये तो बात बनती नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं, या PTI के जो लोग जवाब पेश कर रहे हैं, ये जवाब ही नहीं है जो वो कमाल है यार। आप ये स्पीकर साहब कह रहे हैं ना, फवाद चौधरी को अगर साइड पे भी कर दें, स्पीकर साहब भी अब स्पीकर साहब बेचारे, होता तो ये है कि कोई भी नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में जो स्पीकर का ओहदा होता है, वो चेयर होती है, वो पार्टी वाबस्तगी जब वो बन जाते हैं स्पीकर, उसके बाद उनकी ख़त्म हो जाती है। वो इम्पार्शल होते हैं, वो आज़ादाना आइन कानून के मुताबिक जो है, जो रवायात होती हैं असम्बली की, उसके मुताबिक काम करते हैं। मगर ये जो साहब हैं, इन्होंने बारहा साबित किया है कि जो पीछे से लिख कर आ जाता है, अब तो बेचारे वो साइन भी नहीं करते। जो स्टेटमेंट आया है वो उन पर उनके हकीकी साइन भी नहीं है, वो साइन भी कोई अब और ही कर लेता है। अच्छा, मियां साहब ये बताइएगा कि जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, अब थोड़ा सा वाजे हो रहा है, थोड़ी सी एक खलीज हमें बाहर बैठ के नज़र आ रही थी, वो अब वसी होना शुरू हो गई है नून लीग में। ये खलीज जो है पिछले 30-35 साल से लोगों को नज़र आ रही है, कभी आपको भी नज़र आना शुरू हो जाती है। मगर मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि मुस्लिम लीग नून में हर एक का हक है राय देना, मगर हतमी फ़ैसला जब पार्टी के कायद नवाज शरीफ कर देते हैं तो किसी में ये हिम्मत नहीं है, वो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हो या आम कारकुन हो, कि वो उस फैसले को ना माने। ये किसी में हिम्मत नहीं है। और 30-35 साल में शहबाज शरीफ साहब ने ये बात साबित भी कर दी है।
तो उसके बाद बार बार ये सवाल, और ये मैं बात भी वाज़िया करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जहन में ये बात है कि कोई वो बयानिया कमज़ोर हो गया या मफामती बयानिया चल गया, बयानिया एक ही है जिसका नाम है आइन कानून की बालादस्ती, जिसको आप बयानिया नवाज शरीफ का बना लें या इस पूरी जमात का बयानिया बना लें, इस पाकिस्तानी कौम का बयानिया बना लें, इस पाकिस्तान का बयानिया बना लें, ये बयानिया ही है जो इस भंवर से इस मुल्क को, इस कौम को निकालेगा इंशाअल्लाह। ठीक, तो मियाँ साहब, फिर शाहिद खाकान अबाई साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल सीनियर लीडर हैं आपके, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी बात क्यों करेंगे फिर कि उन्हें एहतियात करना चाहिए थोड़ा सा? मैं समझता हूँ कि कोई उन्होंने ऐसी बात की नहीं है खाकान अब्बासी ने। उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़िया की है कि एक मेंबर तनवीर साहब के हवाले से बार बार सवाल जो मैंने सुना है उसमें वो उठा रहे थे कि वो कहते हैं कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि बयानिया है क्या, वजाहत होनी चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल कहा है कि तनवीर साहब अगर नहीं समझते तो मेरे पास आ जाएं, मैं उनको समझा देता हूँ। भाई पूरी पाकिस्तानी कौम को समझ आ रही है, तो अगर किसी मेंबर को नहीं समझ आ रही तो वो यकीनन सीनियर नायब सदर हैं, उनका हक है उनको समझाना, वो समझा भी देंगे ठीक है अगर कोई समझना चाहे। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि जो ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि मरियम नवाज जो है वो क्राउड पुलर हैं, एक वाइब्रेंट सा जलसा बन जाता है जब वो आती हैं। कल के जलसे में वो मिसिंग थी, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, इस पर भी बड़ा अजीब मुझे लगता है इसका जवाब देते हुए। अगर शहबाज शरीफ साहब PDM के जलसे में ना जाते तो फिर भी सवाल उठ रहे थे कि मरियम बीबी जो हैं वो जलसे में आ गई, शहबाज शरीफ क्यों ना आए। अब शहबाज शरीफ चले गए हैं तो ये सवाल उठ रहा है। अब आप देखें कि 1-2 दिन के बाद वो कश्मीर के दोनों को इकट्ठे भिजवाए ना, सवाल हमें सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा, दोनों इकट्ठे। अच्छा, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी गुजारिश ही है कि कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन में वो जा रही हैं कल या परसों से। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ जाके कोई सवाल करे कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं साथ आए। अगर जो जलसा करते हैं वो जाके, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है सियालकोट में, तो वहाँ मरियम बीबी जाके जलसा करती हैं, तो ये सवाल उठेगा कि शहबाज शरीफ यहाँ क्यों नहीं है। ये बात मुनासिब नहीं होती। लीडरशिप क़यादत जो है, जिसको जहाँ मौजू समझते हैं वो उनकी ड्यूटी लगाते हैं, और नवाज शरीफ का जो आर्डर है, जो हुक्म है, जो ड्यूटी है, वो हर एक अदा करता है। ठीक, चले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।